एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 10 से हिस्ट्री चैप्टर 3 है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। फ्रेंड्स, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वॉच नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन वीडियो लेक्चर को वॉच कर लें। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हो। नोट्स से ही चैप्टर 3 के नोट्स स्टार्ट करते हैं। मुख्य शब्द और उनके अर्थ। मुख्य शब्द और उनके अर्थ। उपनिवेशिक व्यवस्था। उपनिवेशिक व्यवस्था वे व्यवस्था जिसमें कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करके आर्थिक और राजनीतिक शोषण करे, उसे उपनिवेशिक व्यवस्था कहते हैं। उपनिवेशिक व्यवस्था क्या है कि जिसमें कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करे, उस करके आर्थिक और राजनीतिक शोषण करे, उसे क्या कहते हैं? उपनिवेशिक व्यवस्था कहते हैं। गणतंत्र आम जनता की सहमति और प्रतिनिधित्व पर आधारित शासन व्यवस्था, उसे गणतंत्र कहते हैं। आम जनता की सहमति और जनप्रतिनिधित्व पर आधारित शासन व्यवस्था, उसे गणतंत्र कहते हैं। नपाम। नपाम क्या है? अमेरिका में विकसित किया गया एक ऐसा ऑर्गेनिक रसायन जो धीरे धीरे जलता है। अमेरिका में विकसित किया गया एक ऐसा ऑर्गेनिक शासन जो धीरे धीरे चलता है और मानव त्वचा जैसी किसी भी सतह के संपर्क में आने पर उससे चिपक जाता है, वे जलता है। अमेरिका में जो विकसित है एक ऐसा ऑर्गेनिक रसायन जो धीरे धीरे जलता है और त्वचा जैसी किसी भी सतह के संपर्क में आने पर उसे चिपक जाता है और वह जलता है। यातना शिविर। यातना शिविर क्या? एक प्रकार की जेल जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही लोगों को कैद में डाल दिया जाता है, वे उन्हें कठोर यातनाएं दी जाती हैं। यातना शिविर एक प्रकार की जेल है जिसमें कि कानूनी प्रक्रिया पालन किए बिना ही लोगों को कैद में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट इज करैक्टर स्टेज। दो हैं करैक्टर स्टेज। फर्स्ट इज हुइन फोसो। हुइन फोसो कौन है? वे हुआ आंदोलन के संस्थापक थे। वे हुआ आंदोलन के संस्थापक थे जो 1939 में वियतनाम में प्रारंभ हुआ था। जो 1939 में वियतनाम में प्रारंभ हुआ था। वे गरीबों की सहायता करते थे। जो हुइन फोसो थे वो गरीबों की सहायता करते थे। वे जादू टोना करते थे। और क्या करते? हुइन फोसो जादू टोना करते थे। हुइन फोसो हुआ आंदोलन के संस्थापक थे। 1939 में वियतनाम में प्रारंभ हुआ। वे गरीबों की सहायता करते थे और वे जादू टोना भी करते थे। सेकंड है फान चू त्रुन है। वियतनाम के एक राष्ट्रवादी नेता थे। फान चू त्रुन है वियतनाम के एक राष्ट्रपति नेता थे। राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। राजतंत्र के कट्टर विरोधी थे। फ्रांसीसियों को देश से निकालना चाहते थे। और फान चू त्रुन क्या करना चाहते थे? फ्रांसीसियों को देश से निकालना चाहते थे, लेकिन शाही दरबार अथवा राजा की सहायता लेने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन जो शाही दरबार और अथवा राजा की सहायता लेने के पक्ष में नहीं थे। इंडो चाइना 3 देशों को मिलकर बना है। जो इंडो चाइना है वो 3 देशों को मिलकर बना है। फर्स्ट इज वियतनाम, सेकेंड इज कंबोडिया, थर्ड इज लाओस। फर्स्ट इज वियतनाम, सेकेंड इज कंबोडिया और थर्ड इज लाओस। वियतनाम को औपचारिक रूप से 1945 में यानी भारत से पहले ही आज़ादी मिल गई थी। वियतनाम को औपचारिक रूप से 1945 में यानी भारत से पहले ही आज़ादी मिल गई थी। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन जो वियतनाम था उसको आज़ादी, वियतनाम को औपचारिक रूप से 1945 में ही यानी भारत से पहले ही आज़ादी मिल गई थी। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन जो वियतनाम था औपचारिक रूप से उसे 1945 में ही पहले मतलब आज़ादी उसे मिल गई थी। भारत की आज़ादी से पहले ही वियतनाम को 1945 में आज़ादी मिल गई थी। लेकिन वियतनाम गणराज्य की स्थापना करने के लिए वहाँ के लोगों को 30 साल संघर्ष करना पड़ा। लेकिन जो वियतनाम है उसे गणराज्य की स्थापना करने के लिए वहाँ के लोगों को 30 साल तक संघर्ष करना पड़ा। वियतनामी
राष्ट्रवाद औपनिवेशिक परिस्थितियों में विकसित हुआ था। जो वियतनाम है राष्ट्रवाद औपनिवेशिक परिस्थितियों में विकसित हुआ था। चीन के साथ से आज़ादी। चीन के साथ से आज़ादी। शुरुआती इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि पहले यहाँ बहुत सारे समाज का निवास था। शुरुआती इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि पहले यहाँ बहुत सारे समाज का निवास था, जिसे आज हम उत्तरी और मध्य वियतनाम कहते हैं। जिसे आज हम उत्तरी और मध्य वियतनाम कहते हैं। वियतनाम उस रास्ते से जुड़ा रहा जिसे समुद्री सिल्क रूट कहा जाता है। वियतनाम तो है वो उस रास्ते से जुड़ा हुआ था जिसे समुद्री सिल्क रूट कहा जाता था। इस रास्ते से वस्तुओं, विचारों और लोगों की खूब आवाजाही चलती थी। इस रास्ते से वस्तुओं, विचारों और लोगों की खूब आवाजाही चलती थी। गैर वियतनामी समुदाय जैसे कि खमेर और कंबोडियाई समुदाय। नेक्स्ट इज औपनिवेशिक वर्चस्व और उसका प्रतिरोध। टॉपिक देखेंगे औपनिवेशिक वर्चस्व और उसका प्रतिरोध। वियतनाम पर फ्रांसीसियों के कब्जे के बाद वियतनामियों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वियतनाम पर फ्रांसीसियों के कब्जे के बाद वियतनाम की जिंदगी पूरी तरह जो है वो बदल गई थी। फ्रांसीसियों का नियंत्रण सबसे ज़्यादा तो सैनिक और आर्थिक मामलों में दिखाई देता था। जो फ्रांसीसी थे उनका नियंत्रण सबसे ज़्यादा सैनिक और आर्थिक मामलों में दिखाई देता था। लेकिन वियतनामी संस्कृति का भी तहस नहस करने का प्रयास किया। वियतनामी की संस्कृति को भी तहस नहस करने का प्रयास किया और फ्रांसीसी सेना ने पहली बार 1858 में वियतनाम की धरती पर डेरा डाला। फ्रांसीसी सेना ने पहली बार वियतनाम में धरती पर डेरा डाला। कब डाला था? 1858 में। फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में ज़रूर याद रखनी चाहिए। सने बहुत मेहनत होती है एग्जाम में लिखने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपका जैसे कोई भी टॉपिक गलत हो जाता है तो आपको इस तरीके से निशान लगाना है, ना कि पूरा कट करना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर आपका कोई सा टॉपिक गलत हो जाए, कोई सी लाइन गलत हो जाती है, फुल काट देते। कभी भी फुल नहीं काटना चाहिए, आपको सिर्फ ऑनलाइन निशान लगाना चाहिए। इतना ब्रैकेट करके हल्का सा निशान लगा दो तो एग्जामिनर को पता लग जाता है कि ये गलत है। और अगर इस पूरी लाइन पर अगर रॉन्ग निशान लगाएंगे तो आपका एक्सप्रेशन जो होता है वो रॉन्ग पड़ता है, इसीलिए आपको हल्का सा निशान लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं। 80 के दशक के बाद आते आते उन्होंने उत्तरी इलाके पर मजबूती से कब्जा कर लिया था। 80 के दशक के मध्य आते आते उन्होंने उत्तरी इलाके पर मजबूती से कब्जा कर लिया। फ्रांस चीन युद्ध के बाद उन्होंने टोकिन पर कब्जा कर लिया। फ्रांस चीन युद्ध के बाद उन्होंने टोकिन पर कब्जा कर लिया। 1857 में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया गया। 1857 में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया गया। फ्रेंड्स, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं ये अंडरलाइन लगाई हुई, आप इसे अच्छे से कर लेना कि 1857 में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया गया था। और फ्रांसीसियों नेक्स्ट टॉपिक है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांसीसियों को उपनिवेशों की ज़रूरत क्यों थी। फ्रांसीसियों को उपनिवेशों की ज़रूरत क्यों थी। एक ज़माना ऐसा था कि प्राकृतिक संसाधन हासिल करने और ज़रूरी साजो सामान जुटाने के लिए उपनिवेशी बनाना ज़रूरी माना जाता था। एक ज़माना ऐसा था कि प्राकृतिक संसाधन हासिल करने के लिए और ज़रूरी साजो सामान जुटाने के लिए उपनिवेश बनाना ज़रूरी माना जाता था। और फ्रांसीसी ने वियतनाम के मेकोंग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए कुछ कार्य किए। ये भी मैंने अंडरलाइन किया, इसे भी अच्छे से कर लेना फ्रेंड्स कि फ्रांसीसी ने वियतनाम के मेकोंग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए कुछ कार्य किए। पहले वहाँ नहरें बनाई, जल निकास का प्रबंध शुरू किया गया। पहले वहाँ नहरें बनाई और जल निकास का प्रबंध शुरू किया। सिंचाई की विशाल व्यवस्था बनाई, बहुत सारी नई नहरें और भूमिगत जलधाराएं बनाई। बहुत सारी नहरें और भूमिगत जलधाराएं बनाई।
इस व्यवस्था से चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। जब ये नहरें बनाई गई, सिंचाई की गई, उससे क्या हुआ कि चावल के जो उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई और वियतनाम दूसरे देशों को चावल का निर्यात करने लगा। जब वृद्धि हुई तो वियतनाम जो है वो दूसरे देशों को चावल का निर्यात करने लगा। 1873 में चावल की खेती केवल 2,74,000 हेक्टेयर इलाके में होती थी। जो चावल की खेती होती थी 1873 में 2,74,000 हेक्टेयर इलाकों में होती थी और 27 साल बाद यानी 1900 में ये क्षेत्र 11 लाख हेक्टेयर हो गया। 27 साल बाद यानी सन 1900 में ये क्षेत्र 11 लाख हेक्टेयर हो गया और सन 1930 में बढ़कर 22 लाख हेक्टेयर हो गया। जैसे जैसे उत्पादन की जो चावल की उत्पादन वृद्धि थी वो बढ़ती गई, उससे क्या हुआ, हेक्टेयर भी बढ़ने लगे, चावल की खेती बढ़ने लगी कि पहले 2,74,000 थी, फिर 27 साल बाद 1900 में ये 11 लाख हेक्टेयर हो गई और 1930 में आते आते 22 लाख हेक्टेयर हो गई थी। वियतनाम का 2/3 चावल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने लगा था और वियतनाम में जो 2/3 चावल थे वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने लगे थे। तो उन्होंने कैसे शुरुआत की, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लेंगे। फ्रांसीसियों को औपनिवेशिक की ज़रूरत क्यों थी, उन्होंने क्या क्या काम किया कि एक ज़माना ऐसा था कि प्राकृतिक संसाधन हासिल करने के लिए जरूरी साजो सामान जुटाने के लिए उपनिवेशी बनाना जरूरी माना जाता था। पहले उन्होंने नहरें बनवाई, जल निकास का प्रबंध शुरू किया, सिंचाई की विशाल व्यवस्था बनाई, बहुत सारी नई नहरें और भूमिगत जलधाराएं बनाई। इससे व्यवस्था से चावल के उत्पादन में वृद्धि होने लगी। पहले 1873 में 2,74,000 हेक्टेयर इलाके में खेती होती थी। 27 साल बाद 1900 में ये 11 लाख हेक्टेयर हो गए और सन 1930 में बढ़कर 22 लाख हेक्टेयर हो गई थी और वियतनाम का 2/3 चावल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने लगा था। 31 तक वियतनाम दुनिया में चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका था। 1931 तक वियतनाम दुनिया में चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका था। फ्रांसीसी व्यवसायी अपने कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने लगे थे और फ्रांसीसी व्यवसायी अपने कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने लगे थे। क्या उपनिवेशों का विकास करना ज़रूरी है? नेक्स्ट टॉपिक है, क्या उपनिवेशों का विकास करना ज़रूरी है? प्रभावशाली लेखक नीति निर्माक पॉल बर्नार्ड जैसे कुछ लोगों का मानना था। प्रभावशाली लेखक नीति निर्माक पॉल बर्नार्ड जैसे कुछ लोगों का मानना था, उनका कहना था उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था का विकास करना ज़रूरी है। उनका क्या कहना था कि उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था का विकास करना ज़रूरी है। उनका मानना था उपनिवेश मुनाफा कमाने के लिए बनाए जाते हैं। जो उपनिवेश हैं वो मुनाफा कमाने के लिए बनाए जाते हैं। उनका मानना है कि गुलाम देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। कि उनका मानना था क्या था कि जो गुलाम देश है उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो लोगों का जीवन स्तर भी बेहतर होगा। वे ज़्यादा चीज़ें खरीदने जिससे कि बाजार फैलेगा और फ्रांसीसी व्यवसायों को फ़ायदा होगा। क्या उपनिवेशों का विकास करना ज़रूरी है? तो प्रभावशाली लेखक नीति निर्माक पॉल बर्नार्ड जैसे कुछ लोगों का मानना था कि उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था का विकास करना ज़रूरी है और उपनिवेश मुनाफा कमाने के लिए बनाए जाते हैं और उनका मानना था कि गुलाम देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो लोगों का जीवन स्तर जो है वो बेहतर होगा और ज़्यादा चीज़ें खरीदने जैसे कि बाजार फैलेगा और फ्रांसीसी व्यवसायों को फ़ायदा होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स ये भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधा। अब देखते हैं औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधा। जिस तरह भारत में अंग्रेज दावा करते थे उसी तरह फ्रांसीसी का दावा था कि वे वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता से परिचित करा रहे हैं। जिस तरह भारत के अंग्रेज दावा करते थे कि उसी तरह फ्रांसीसी का दावा था कि वे वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता से परिचित करा रहे हैं और देशी जनता को सभ्य बनाने के लिए शिक्षा को काफ़ी अहम माना जाता था। देशी जनता को सभ्य बनाने के लिए शिक्षा को काफ़ी अहम माना जाता था। इनके पास समस्या ये थी कि उन्हें हद तक शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें इस हद तक शिक्षा देनी चाहिए कि
शिक्षा प्राप्त करने के बाद वियतनाम के लोग औपनिवेशिक शासन पर सवाल भी उठा सकते हैं। इनके पास समस्या ये थी कि उन्हें इस हद तक शिक्षा देनी चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद वियतनाम के लोग औपनिवेशिक शासन पर सवाल भी उठा सकते हैं। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक, जिन्हें कोलोन कहा जाता था, उनको ये भय था कि ज़्यादा शिक्षा इन्हें ना दे नहीं तो ये इनकी कार्यप्रणाली में अवरोध उत्पन्न करेंगे। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक, जिन्हें कोलोन कहा जाता था, उनको ये भय था कि ज़्यादा शिक्षा इन्हें ना दे नहीं तो ये इनकी कार्यप्रणाली में अवरोध उत्पन्न करेंगे। मतलब कम शिक्षा दी जाए, ज़्यादा शिक्षा ना दी जाए, ये इन्हें कोलोन कहा जाता था कि उनको भय रहता था कि अगर इन्हें ज़्यादा शिक्षा दी जाएगी तो कार्यप्रणाली में इसका अवरोध उत्पन्न करेंगे। आधुनिक सोच शिक्षा की भाषा। नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक सोच शिक्षा की भाषा। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रांसीसियों को एक और समस्या का सामना करना पड़ रहा था। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रांसीसियों को एक और समस्या का सामना करना पड़ रहा था। वियतनाम के धनी वर्ग के लोग चीनी संस्कृति से प्रभावित थे। फ्रांसीसियों का बोलबाला होने के लिए इस प्रभाव को ख़त्म करना ज़रूरी था। फ्रांसीसियों का बोलबाला होने के लिए इस प्रभाव को ख़त्म करना ज़रूरी था। अब तक समाज के खाते पीते लोग चीनी भाषा का इस्तेमाल करते थे। अब तक समाज के खाते पीते लोग चीनी भाषा का इस्तेमाल करते थे, जिसे हटाना जरूरी था। अमीर वर्ग आबादी एक छोटा हिस्सा था। अमीर वर्ग आबादी का एक छोटा हिस्सा था। दरअसल बहुत सारे बच्चों को आखिरी साल की परीक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया जाता था ताकि उन्हें अच्छी नौकरियों के लिए योग्यता प्राप्त ना कर सकें, और स्कूली किताबों में फ्रांसीसियों का गुणगान था और औपनिवेशिक शासन को यही ठहराया जाता था। स्कूली किताबों में फ्रांसीसियों का गुणगान था और औपनिवेशिक शासन को यही ठहराना चाहते थे। नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक दिखने की चाह। पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के लिए 1907 में टोकिन फ्री स्कूल खोला गया। पश्चिमी ढंग की शिक्षा देने के लिए 1907 में टोकिन फ्री स्कूल खोला गया। फ्रेंड्स, इसे अच्छे से देख लें कि 1907 में कौन सा स्कूल खोला गया था। टोकिन फ्री स्कूल खोला गया था। कहाँ खोला गया था? पश्चिम में। और 1907 में टोकिन फ्री स्कूल खोला गया। इस शिक्षा में विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा की कक्षाएं भी शामिल थी। इस शिक्षा में विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा की कक्षाएं भी शामिल थी। जो कक्षा शाम को लगती थी उनके लिए अलग से फीस लगती थी। जो शिक्षा शाम फीस थी वो अलग से लगती थी। बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी। स्कूल में वियतनामियों के लिए ये अपनी पहचान को पूरी तरह बदल डालने वाली बातें थीं। वियतनाम के लिए ये अपनी पहचान को पूरी तरह बदल डालने वाली बातें थीं, क्योंकि वे तो पारंपरिक रूप से लंबे बाल रखते थे। स्कूलों में विरोध के स्तर। शिक्षकों को विद्यार्थियों ने इन पुस्तक और पाठ को आंख बंद करके नहीं पढ़ा। बल्कि आंख खोलकर पढ़ा। कहीं इनका खुलकर विरोध हुआ तो कहीं लोगों ने खामोशी से प्रतिरोध दर्ज कराया। बहुत सारे वियतनामी शिक्षक किताबों में लिखी बातों को चुपचाप बदलकर पढ़ने लगते थे। बहुत सारे वियतनामी तो थे, वो किताबों में लिखी बातों को चुपचाप बदलकर पढ़ने लगते थे। 1926 में साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। 1926 में साइगोन नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। विवाद तब शुरू हुआ जब एक कक्षा में अगली सीट पर बैठी वियतनामी लड़की को उठाकर पिछली कतार में जाकर बैठने के लिए कह दिया गया।
1926 में कह दिया गया, क्योंकि अगली सीट पर एक स्थानीय फ्रांसीसी लड़की को बैठना था, वियतनामी लड़की ने सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था और स्कूल के प्रिंसिपल ने लड़की को स्कूल से निकाल दिया। जब उसने मना किया, वियतनामी लड़की ने इनकार कर दिया हटने से सीट पर, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने क्या किया, उसे स्कूल से निकाल दिया। जिसने भी प्रिंसिपल के फैसले का विरोध किया उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद ये विवाद और फैल गया, लोग खुलेआम जुलूस निकालने लगे। सरकार के आदेश पर प्रिंसिपल ने लड़की को दोबारा वापस बुला लिया। 1926 में यह आंदोलन जब शुरू हुआ था, जब एक वियतनामी लड़की को सीट से हटाकर किसी फ्रांसीसी लड़की को बिठाने के लिए कहा गया और उसे वियतनामी लड़की को हटाने के लिए हटाया गया, तो उसने इनकार कर दिया और स्कूल के प्रिंसिपल ने उस लड़की को स्कूल से निकाल दिया, जिससे कि आंदोलन और बढ़ गया और जिसने भी इस चीज़ का विरोध किया उसे भी स्कूल से निकाल दिया गया। और उसके बाद ये विवाद और फैल गया, लोग खुलेआम जुलूस निकालने लगे। सरकार के आदेश पर प्रिंसिपल ने लड़की को दोबारा वापस बुला लिया। सेकेंड, साफ सफाई, बीमारी और रोजमर्रा प्रतिरोध। उपनिवेशवाद के खिलाफ ऐसे राजनीतिक संघर्ष सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं चल रहा था। ये संघर्ष बहुत सारे दूसरे संस्थाओं में भी गुलाम जनता अलग अलग प्रकार से अपना गुस्से को दिखा रही थी। ये संघर्ष जो है बहुत सारे दूसरे संस्थाओं में भी गुलाम जनता अलग अलग प्रकार से अपना गुस्से को दिखा रही थी। हनोई पर प्लेग का हमला। हनोई के फ्रांसीसी आबादी वाले हिस्से को एक खूबसूरत और साफ सुथरे शहर के रूप में बनाया गया था। हनोई के फ्रांसीसी आबादी वाले हिस्से को एक खूबसूरत और साफ सुथरे शहर के रूप में बनाया गया था। वहाँ चौड़ी सड़कें और निकासी का बढ़िया इंतजाम था। देशी बस्ती में ऐसी कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी। जो देसी बस्ती थी उसमें ऐसी कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी। भारी बरसात या बाढ़ के समय सारी गंदगी सड़कों पर तैरती थी। जब बरसात होती थी या बाढ़ आ जाती थी तो उसमें जो गंदगी होती थी वो सड़कों पर तैरती थी। शहर के आधुनिक भाग में लगे विशाल सीवर आधुनिकता का प्रतीक थे। पने के लिए आदर्श साबित हुआ। ये सीवर चूहों के पनपने के लिए आदर्श साबित हुआ कि वहाँ की जो चौड़ी सड़कें हैं और निकास का बढ़िया इंतजाम था। और देशी बस्ती में ऐसी कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी। जब बरसात या बाढ़ आ जाती थी, जो उसकी गंदगी होती थी तो वो रोडों पर आ जाती थी, सड़कों पर आ जाती थी। और शहर के आधुनिक भाग में लगे विशाल सीवर आधुनिकता का प्रतीक थे। और ये सीवर चूहे के पनपने के लिए आदर्श साबित हुआ। चूहों की पकड़ धकड़। इस घुसपैठ को रोकने के लिए 1902 में चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई। इस घुसपैठ को रोकने के लिए 1902 में चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई। इस काम के लिए वियतनामियों को काम पर रखा गया। इस काम के लिए मतलब चूहों की जो घुसपैठ थी उसे कम करने के लिए वियतनामियों को काम पर रखा गया और उन्हें हर चूहे के बदले इनाम दिया जाने लगा। हजारों की संख्या में चूहे पकड़े जाने लगे। 30 मई को 20,000 चूहे पकड़े गए। इनके बावजूद चूहे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। इनके बावजूद भी जब 20,000 चूहे पकड़े गए, इसके बावजूद भी जो चूहे थे वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। जो सीवरों की गंदगी में घुसकर काम करते थे, उन्होंने पाया कि अगर वे एकजुट हो जाएं तो बेहतर सौदेबाजी कर सकते हैं। जो सीवरों की गंदगी में घुसकर काम करते थे, उन्होंने पाया कि अगर वे एकजुट हो जाएं तो बेहतर सौदेबाजी कर सकते हैं। उन्होंने
इस स्थिति का फ़ायदा उठाया, उन्होंने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया और मज़दूरों को पैसा तब मिलता था जब वे साबित कर दे कि उन्होंने चूहों को मार दिया है। मज़दूरों को पैसा तब मिलता था जब वे साबित कर दें कि उन्होंने चूहों को मार दिया है। फ्रेंड्स, ये तो क्लास 10th का चैप्टर 3। उम्मीद है फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करना ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के नोट चाहिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।